नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे जो अरस्तु ने संविधान के बारे में धारणा दी है या संविधान के बारे में उसने क्या कहा है, संविधान का किस प्रकार से उसने वर्णन किया है, ये सब आज वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो कल अपन ने जो अरस्तु के बारे में सामान्य जीवन परिचय पढ़ा, उसका आदर्श राज्य के बारे में पढ़ा, न्याय के बारे में पढ़ा, ये सब अपन ने चर्चा कर ली। आज अपन पढ़ेंगे अरस्तु ने जो संविधान विषयक जो धारणा दी है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अरस्तु जो है संविधान के बारे में क्या कहता है। वो ये कहता है कि संविधान या पॉलिटी राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों के निर्धारण से है और विशेषकर ऐसे पद के निर्धारण से है जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो। कहने का तात्पर्य ये है, वो एक शासक के लिए इस ओर इशारा करता है। कहा है कि संविधान या पॉलिटी राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों के निर्धारण से है, यानी कि शासन करने वाले जो अधिकारी हैं उसके नीचे जो अधिकारी काम करने वाले हैं उन पदों से है, और विशेषकर ऐसे पद के निर्धारण से है जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो, यानी शासक हो। अब इस परिभाषा के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं संविधान के बारे में, यानी कि संविधान किन चीज़ों को परिभाषित करता है, वो क्या कहता है अरस्तु कि संविधान राज्य या उसके पदों का संगठन है, यानी कि जो राज्य के जो अधिकारियों के पद हैं उनके बारे में संविधान परिभाषित करता है। संविधान द्वारा ही सर्वोत्तम सत्ता के निवास को निर्धारित किया जाता है, यानी कि सत्ता कितने लोगों में निवास करती है या किन लोगों के पास शासन करने की शक्ति है। राज्य किस लक्ष्य की ओर उन्मुख है, यानी कि राज्य का उद्देश्य क्या है, वो किस दिशा की ओर कार्य कर रहा है। और संविधान में परिवर्तन के साथ राज्य का रूप बदल जाता है, यानी कि संविधान में जैसे ही परिवर्तन होता है तो क्रांति होती है और राज्य का स्वरूप बदल जाता है। यानी कि परीक्षा की दृष्टि से अपन बात करें तो ये सवाल परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अरस्तु के अनुसार संविधानों में परिवर्तन के लिए क्या कहा गया है, या जो राज्यों या संविधानों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, या 2 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि अरस्तु ने संविधान के बारे में क्या कहा है। तो अगर 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है कि अरस्तु के अनुसार संविधान या पॉलिटी राज्य का ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों के निर्धारण से है और विशेषकर ऐसे पद के निर्धारण से है जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो। या फिर जैसे मान लीजिए आपको बड़ा 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो ये आपको उसमें पूरा लिखना है कि संविधान राज्य उसके पदों का संगठन है, संविधान द्वारा ही सर्वोत्तम सत्ता के निवास को निर्धारित किया जाता है, राज्य किस लक्ष्य की ओर उन्मुख है, संविधान में परिवर्तन के साथ राज्य का रूप बदल जाता है। तो ये तो हो गया अरस्तु ने जो संविधान के बारे में जो परिभाषा दी है और संविधान के अनुसार क्या निर्धारित होता है, ये सामान्य सी बात हो गई। अब जो अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया गया है वो अपन देखते हैं। राज्यों या संविधानों का वर्गीकरण तो ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो उसने जो संविधानों या राज्यों का वर्गीकरण किया है वो 2 आधारों पर किया है, नैतिक आधार पर और संख्या के आधार पर। यानी कि संख्या के आधार पर अरस्तु क्या कहता है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। वो नैतिक आधार से तात्पर्य है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। तो अब अपन देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार राज्यों या संविधानों का वर्गीकरण। राज्यों या संविधानों का वर्गीकरण। उसने जो ये वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया है, संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर। पहला है संख्या
संख्या के आधार पर और दूसरा है नैतिक आधार पर। संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर। अब देखिए यहाँ अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है वो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है वो दो आधारों पर किया है, संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर। ये हमने लिख दिया है, संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर। अब संख्या के आधार पर अपन देखते हैं कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और सर्वोच्च सत्ता के संचालन का उद्देश्य क्या है। तो शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, जैसे मान लीजिए शासन करने वाला एक है, तो जैसे मान लीजिए संचालन का उद्देश्य एक तंत्र या राजतंत्र या शासन का विकृत रूप आततायी तंत्र। यानी कि अपन देखते हैं कि शासन जब एक व्यक्ति सामान्य हित को दृष्टि में रखते हुए शासन कार्य करता है तो उसे राजतंत्र कहा जाता है, किंतु जब शासन केवल अपने ही हितों को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है तो वह निरंकुश बन जाता है और शासन का विकृत रूप सामने आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आततायी तंत्र। शासन सत्ता जैसे कुछ व्यक्तियों या एक दो व्यक्तियों के हाथ में रहती है तो वो कुलीन तंत्र का रूप होता है, और जब विकृत रूप बिगड़ जाता है तो उसको हम कहेंगे वर्गतंत्र या धनिक तंत्र की संज्ञा देते हैं हम। थोड़े से व्यक्तियों का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है तो वह कुलीन तंत्र कहा जाएगा, किंतु जब वह केवल शासकों को हित को दृष्टि में रखते हुए करता है तो वह अल्पतंत्र या धनिक तंत्र में परिणत हो जाता है। तीसरा हम देखते हैं कि बहुत से लोगों द्वारा अगर शासन सत्ता प्रयोग की जाती है तो वो सामान्य हित को दृष्टि में रखते हुए करेगा तो बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र कहलाएगा, और अगर वो विकृत रूप हो जाएगा तो वो भीड़ तंत्र कहा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये आपको परीक्षा की दृष्टि से अपन देखें तो 5 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है, तो जिस प्रकार से मैंने इसकी टेबल बनाई है उसी प्रकार से आपको टेबल बनानी है। अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है वो दो आधारों पर किया है, संख्या के आधार पर, नैतिक आधार पर। ठीक है, यहाँ भी आपको लिखना है। फिर शासन करने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है और सर्वोच्च सत्ता के संचालन का उद्देश्य क्या है। यानी कि जब एक व्यक्ति सामान्य हित को दृष्टि में रखते हुए शासन करता है तो वो एक तंत्र कहलाएगा या राजतंत्र कहलाएगा। जब शासन बिगड़ जाता है या विकृत रूप की स्थिति में आती है तो उसे आततायी तंत्र कहा जाएगा। शासन सत्ता जब कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहेगी तो उसे हम अल्पसंख्यक की संज्ञा देंगे, और अगर उसका उद्देश्य सही है तो कुलीन तंत्र कहलाएगा, और अगर शासन का रूप बिगड़ जाता है तो वर्गतंत्र या धनिक तंत्रों की हम उसी संज्ञा देंगे। तीसरा है बहुसंख्यक, यानी कि कुछ व्यक्तियों या बहुत अधिक लोगों द्वारा शासन सत्ता की जाती है तो संवैधानिक तंत्र कहलाएगा, और वह बिगड़ जाता है तो भीड़ तंत्र का रूप उसे कहा जाएगा। तो इस प्रकार जो है अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अपन पढ़ते हैं, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब जो अरस्तु ने आदर्श राज्य की जो स्थिति बताई है या अरस्तु ने आदर्श राज्य के बारे में बताया है तो वो क्या है। प्लेटो जिस आदर्श राज्य की बात करता है उससे भिन्न बात करता है अरस्तु आदर्श राज्य के संबंध में। अरस्तु के जो आदर्श राज्य का उद्देश्य है वो क्या है। शासन का उद्देश्य व्यक्ति को उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए तथा व्यतीत करने के लिए साधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य राज्य का है। यानी कि अरस्तु आदर्श राज्य के संबंध में कहता है कि राज्य में जो निवास करने वाली संख्या है उसको उत्तम जीवन जीने के लिए, सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य राज्य का है। अब आदर्श राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं अरस्तु बताता है वो अपन यहाँ देखते हैं।
अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं। अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं। यानी कि अरस्तु ने जो एक आदर्श राज्य की कल्पना की है उसमें वह कौन कौन सी बातों का समावेश करना चाहता है, उसकी कौन कौन सी वो बातें बताता है, वो अपन यहाँ देखते हैं। आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास। आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास। आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास। अपन यहाँ देखते हैं कि अरस्तु ने आदर्श राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। मैंने यहाँ लिखी हैं। आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास होना चाहिए। मध्यम मार्ग का सिद्धांत उसने दिया है। विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन उसने किया है। जनसंख्या, प्रदेश, शिक्षा, राज्य में विभिन्न वर्ग और आर्थिक व्यवस्था, स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था नहीं। यहाँ है स्त्रियों की साम्यवाद की व्यवस्था नहीं। देखिए, जो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जो कल्पना की है उसमें वो कौन कौन सी चीज़ों का विकास करना चाहता है, कौन कौन सी बातों का वो समावेश करना चाहता है, कौन कौन सी विशेषताएं उसने बताई है, ये मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर लिखी है। सबसे पहले वो विशेषता बताता है कि आदर्श राज्य का लक्ष्य एक व्यक्ति का नैतिक विकास होना चाहिए। यानी कि राज्य जो आदर्श राज्य की उसने जो कल्पना की है तो राज्य व्यक्तियों के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा कि जिसमें सभी व्यक्तियों का नैतिक विकास हो, उनकी जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होनी चाहिए। एक स्थान पर अरस्तु कहता भी है कि जो राज्य है वो जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और वह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। तो ये बात जैसे आपको परीक्षा में पूछी जाए या आप प्रश्न का उत्तर लिखते हुए आपको याद आए तो आपको उसमें ज़रूर लिखना चाहिए कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और वह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में ही बना हुआ है। तो अरस्तु सबसे पहले जो राज्य में जो जनसंख्या रहती है या व्यक्ति रहते हैं उनमें नैतिक विकास पर अधिक बल देता है। दूसरा है मध्यम मार्ग का सिद्धांत। अरस्तु प्लेटो की भांति किसी चीज़ के पीछे नहीं भागता, किसी एक बात पर बल नहीं देता, वो अतिवादी नहीं है, किसी भी चीज़ का मध्यम मार्ग का सिद्धांत वो चुनता है। ये बात आपको 2 नंबर के सवाल में पूछी भी जा सकती है कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु ने। तो अरस्तु कहता भी है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्यतः श्रेष्ठ जीवन है और वह मध्यम मार्ग ही ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव है या प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। तो वह मध्यम मार्ग का सिद्धांत देता है। विधि की सर्वोच्चता यानी कि राज्य के अंदर वो एक कानून की व्यवस्था करता है, सभी लोगों को समय पर कानून का या कानून के द्वारा न्याय प्राप्त हो सके। तो इसका समर्थन करते हुए अरस्तु लिखता है कि व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेष्ठ है। यानी कि जो व्यक्ति का शासन करता है उससे बेस्ट वो कानून के शासन को सर्वोत्तम मानता है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि कानून एक ऐसी चीज़ है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो राज्य में वो विधि की सर्वोच्चता पर बल देता है। अगला बिंदु है जनसंख्या। जनसंख्या के लिए वो कहता है कि राज्य की जनसंख्या लिमिट में होनी चाहिए, अधिक मात्रा में जनसंख्या नहीं होनी चाहिए जिससे कि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़े। यानी कि राज्य की जनसंख्या बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत अधिक कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मध्यम मीडियम राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। प्रदेश के बारे में वो कहता है कि जो प्रदेश का भूभाग है वो ठीक ठाक होना चाहिए
राज्य को अति साम्राज्यवादी व्यवस्था भी नहीं करनी चाहिए और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके इस प्रकार का प्रदेश का जो भूभाग है वो ऐसा होना चाहिए और निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी जो आवास है, ज़मीन है, वो आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके बाद वो शिक्षा की बात करता है कि राज्य को एक आदर्श राज्य में शिक्षा की समुचित व्यवस्था का प्रबंध करना चाहिए जिससे कि जो राज्य के नागरिक हैं, बच्चे हैं, उनको उत्तम शिक्षा की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा वो राज्य में विभिन्न वर्गों की बात करता है, 6 वर्गों की बात करता है जिनमें कृषक, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, संपत्तिशाली, पुरोहित या सार्वजनिक हित का निर्धारण करने वाले निर्णायक। तो इन प्रकार के विभिन्न वर्ग राज्य के अंदर होने चाहिए। अगली बिंदु है कि आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के लिए भी वो संपत्ति का यानी कि जो जमीन है उसका उपयोग के लिए वो सामूहिकता का समर्थन करता है, यानी कि भू संपत्ति व्यक्तिक हो लेकिन उसका उपयोग सामूहिक रूप से होना चाहिए, सब लोग इसका समान रूप से उपयोग कर सके। संपत्ति सामूहिक हो पर इसका उपयोग जो है वो व्यक्तिक होना चाहिए, संपत्ति सामूहिक हो तथा उसका उपयोग भी सामूहिक होना चाहिए। इस प्रकार की वो आर्थिक व्यवस्था की बात करता है। अगला बिंदु पर देखिए, स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था ने, जिस प्रकार अरस्तु ने, प्लेटो ने स्त्रियों के साम्यवाद की बात की है या परिवार विषयक साम्यवाद की चर्चा की है, उस प्रकार की व्यवस्था जो है वो अरस्तु नहीं करता। आदर्श राज्य में किसी भी वर्ग के लिए या स्त्रियों के साम्यवाद की धारणा का प्रतिपादन वो नहीं करता। तो इस प्रकार जो है अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य की विशेषताएं बताई हैं कि एक आदर्श राज्य में किन किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए। यहाँ मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास होना चाहिए। दूसरी उसने बताया कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत वो अतिवादी नहीं है, मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। विधि की सर्वोच्चता को प्रतिपादन करता है। जनसंख्या के लिए वो कहता है कि जनसंख्या ना ही तो कम होनी चाहिए ना ही अधिक होनी चाहिए, जनसंख्या इतनी ही होनी चाहिए कि राज्य के द्वारा उसका भरण पोषण पेट पालन किया जा सके। प्रदेश की वो बात करता है। शिक्षा के लिए वो बात करता है। राज्य में विभिन्न वर्ग, 6 वर्गों की बात करता है। कृषक, शिल्पी, योद्धा, पुरोहित, संपत्तिशाली जो भी है 6 वर्गों की बात करता है। आर्थिक व्यवस्था की वो बात करता है। स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था की वो बात नहीं करता। तो ये जो है प्लेटो का अरस्तु का आदर्श राज्य है उसकी जो विशेषताएं उसने बताई हैं। जो अपन ने पढ़ा है उसको मैं दोबारा से यहाँ रिपीट करना चाहूँगा। ये आपको जैसे परीक्षा में भी पूछा जाए तो कि अरस्तु ने संविधानों की परिभाषा दी है कि संविधान या पॉलिटी राज्य के पदों के निर्धारण का संगठन है, यानी कि शासन सत्ता का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। फिर उसने जो संविधानों का वर्गीकरण बताया नैतिक आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, यानी कि 3 वर्गों में उसने बांटा है। यानी कि एक व्यक्ति जैसे शासन करता है तो शासन जैसे एक तंत्र या राजतंत्र होगा, और अगर बिगड़ता है तो आततायी तंत्र की वो संज्ञा देता है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाता है जिसे वो अल्पसंख्यक का नाम देता है। तो अगर वो सही अर्थों में शासन कर रहे हैं तो कुलीन तंत्र की संज्ञा दी जाती है, और अगर वो शासन बिगड़ जाता है तो उसे वर्ग तंत्र या भीड़ तंत्र की, धनिक तंत्र की वो संज्ञा देता है। फिर अगर बहुसंख्यक लोगों के द्वारा शासन किया जाता है तो बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र कहा जाएगा, और अगर शासन बिगड़ता है तो उसे वह भीड़ तंत्र की संज्ञा देता है। इसके बाद वो आदर्श राज्य की बात करता है। तो आदर्श राज्य का लक्ष्य वो बताता है कि व्यक्ति का नैतिक विकास होना चाहिए, राज्य में सभी वर्गों को जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं वो आसानी से मिलनी चाहिए। फिर वो आदर्श राज्य की विशेषताएं वो बताता है। अब इससे आगे वो अरस्तु सामाजिक जीवन में दासता के लिए भी बात करता है कि दास किस प्रकार के होने चाहिए, किन व्यक्तियों को दास बनाया जाना चाहिए। तो ये सब बातें वो अपने सामाजिक जीवन में करता है। इसके अलावा वो क्रांति की बात भी करता है। क्रांति के लिए वो कहता है कि संविधानों में परिवर्तन ही क्रांति है, यानी कि अगर एक शासक के द्वारा संविधानों में परिवर्तन या अनैतिक रूप से परिवर्तन किया जाता है, शासन सत्ता का प्रयोग किया जाता है, उससे क्रांति जन्म लेती है, और क्रांति किसी भी प्रकार की हो सकती है, उससे राज्य को नुकसान ही है। तो ये अपन 2 टॉपिक पे अगले वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने ये नोट कर लीजिए, और जो पढ़ाया है उसका आप लगातार रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।